हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का करंट अफेयर्स अपलोड हो चुका है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। अब हम प्रैक्टिस सेट 16 डिस्कस करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की बुक का, जो हम जूनियर असिस्टेंट के लिए कवर कर रहे हैं। पहला सेक्शन हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। विद्यालय शब्द में है कौन सी संधि? तो विद्यालय शब्द आपका स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, मैंने सबके बारे में आपको बताया है। इसमें क्या है आपका आ प्लस आ, यानी विद्या प्लस आलय। तो यहां पर कौन सी संधि है? यहां पर आपकी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अगर कुछ और एग्जाम्पल हम देखें तो कपि प्लस इंद्र कपींद्र, कवि प्लस इंद्र कवींद्र। इसके अलावा जैसे विद्यालय की तरह ही है प्रेक्षा प्लस आगार, ये सब आए हुए प्रश्न है। प्रेक्षा प्लस आगार, तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रेक्षागार। ठीक है, एक ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा महा प्लस आशय, महाशय। ठीक है, महा प्लस शय मत लगाइएगा, महा प्लस आशय होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जो प्रश्न आए हुए हैं, अति प्लस इत। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। अति प्लस इत, तो ये बनेगा आपका अतीत। ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ आए हुए प्रश्न है जो मेरे द्वारा आपको बताए गए। और हाँ, एक और है अच्छा जो बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, अधि प्लस इक्षण। अधि प्लस इक्षण, ये बनता है आपका अधीक्षण। जैसे अधीक्षण अभियंता आपने सुना होगा, तो अधीक्षण शब्द आपका अधि प्लस इक्षण से मिलकर बनता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई मिलकर ये बना देते हैं, तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। आगे चलते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हमने पहले भी देखा था। अय आय अव आव, अगर इस तरीके का स्वर आपको बीच में कहीं सुनाई दे जैसे पव, तो इसमें अव है। आय, जैसे नयन है, अय, नयन में अय सुनाई देता है। तो इस तरीके की जितनी भी संधियां होती हैं इसमें अयादी स्वर संधि होती है। ठीक है, अयादी स्वर संधि। और इसमें आपका क्या होगा? पो प्लस अन, ये आपका बन जाता है पवन। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही होगा। अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूं तो जैसे श्रो प्लस अन, श्रो प्लस अन, ये क्या बनेगा? श्रवण। ठीक है, तो ये भी आपका अयादी संधि का उदाहरण है। इसके अलावा पौ प्लस अक, ये बनता है आपका पावक। ठीक है, तो ये आपके कुछ और अयादी संधि के उदाहरण है। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं आपके। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। माफ कीजिए, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। आगे चलते हैं। आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का बहुवचन में से क्या होगा? कोई बहुवचन इसका नहीं बनेगा, शहर का नाम आपका शहर का नाम ही रहता है। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है, देखिए, अविकारी शब्द। ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। डेफिनेशन ही यही है इसकी, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, तो सबसे सही लिखा है तृष्णा। तृष्णा मतलब क्या होता है आपका? प्यास। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये आपका वर्तनी में भी बहुत आता है, तो कवयित्री। कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वा के ऊपर मात्रा नहीं आती, या के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है और त्रा के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आती है, तो कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। जैसे कर्ण। ठीक है, कर्ण का क्या होगा? कान होता है। चूर्ण, इसका क्या होता है? चूरन होता है, तत्भव। तो इस तरीके से जो संस्कृत के शब्द एज इट इज यूज होते हैं उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। तत् मतलब सम, यानी संस्कृत के समान। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो मौलिक शब्द आपका किसके लिए यूज होता है? मूल, जो मतलब जिसकी कोई नकल नहीं होती, फंडामेंटल जो होता है। ऑप्शन बी। इनमें से आकाश का सही पर्याय क्या है? तो देखिए, आकाश का पर्याय इसमें से क्या है? जो व्योम शब्द है ये आकाश का पर्याय वाची है। बात करें उत्पल, उत्पल आपका कमल का पर्यायवाची होता है। कमल के हमने कई सारे पर्यायवाची ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आकाश के आपको पता होगा नभ है, अंबर है, गगन है, अंतरिक्ष है, शून्य है, अभ्र। अभ्र एक बहुत अच्छा शब्द है, ये भी आता रहता है, अभ्र।
अनंत, अनंत शब्द इसके लिए यूज होता है, अनंत। तो ये कुछ और नव के पर्यायवाची। कमल के मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पुंडरीक है, इंदिवर है, पंकज है, शतदल है, जलज है, कई सारे इस तरीके के शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। आसपास शब्द में कौन सा समास है, तो जो शब्द युग्म के रूप में यूज होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, जैसे रात दिन माता पिता, इसमें द्वंद्व समास आपका होता है। द्विगु समास वहां होता है जहां पूर्व पद आपका संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, तिराहा, पंचवटी। कर्मधारय समास कहां पर होता है, जहां पर विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने का दोष ना देना चाहिए। लड़कों को ही शिक्षा प्रणाली कौन सी, लड़कियों की ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बहुत अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहां पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जो जी में आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, यह अनर्थकर है। यह अभिमान, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। अब हमें इसके कुछ आंसर देखने हैं। अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है, तो इसका अर्थ होता है अनिष्ट करने वाला, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, तो शिक्षा स्त्रीलिंग के रूप में, बहस स्त्रीलिंग के रूप में, अच्छी भी स्त्रीलिंग। अभिमान जो शब्द है ये आपका पुल्लिंग के सेंस में यूज होता है कि इतना अभिमान मत कीजिए, इतना अभिमान अच्छा नहीं। इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है, गौ गौएं, तो देखिए पहला ही आपका जो है ये सही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, तो देखिए पढ़ा रहा होगा कोई श्योर नहीं है, तो ये संभाव्य भविष्य काल है। होगा तो यहां पर साफ दिख रहा है भविष्य है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, इसीलिए भविष्य काल यहां पर संभाव्य होगा। प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है, तो प्रणाली शब्द का सही अर्थ है आपका पद्धति। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो सविता क्या है, मतलब साक्षर है। आगे 18वां, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें से जो उपर्युक्त ये वाला शब्द है, ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। भौतिक का विलोम क्या होता है, तो भौतिक का विलोम होता है आपका आध्यात्मिक, ऑप्शन डी। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया, तो इसमें रिक्त स्थान देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर देखिए राम के बाद यहाँ पर गैप है, इसी को हमें फिल करना है। तो राम के अधिक आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होता है, तो जो हाथ से लिखा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, हस्तलिखित, ऑप्शन डी। साहित्य और जीवन का डैश, ये देखिए बहुत आता है प्रश्न, ये कई जगह मैंने देखा है, कई एग्जाम दिए हैं, तो हर एग्जाम में पूछता रहता है कि साहित्य और जीवन का किस तरीके का संबंध है, तो बोला जाता है कि गहरा संबंध है। ठीक है, गहरा भी शब्द आता है, और यहां पर जो सबसे अच्छा शब्द है वो है प्रगाढ़। उसकी बुद्धि बड़ी डैश है, तो बुद्धि के लिए देखिए बुद्धि के साथ ज्यादातर क्या शब्द का यूज होता है। अब यहां पर सबसे अच्छा तो शब्द है, क्योंकि ज्यादातर उसकी बुद्धि बड़ी बुद्धिमान है, ये तो आएगा नहीं। तो यहां पर सूक्ष्म जो शब्द है कि उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है, मतलब बहुत कम उसमें दिमाग है। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है। तो इसमें अगर देखेंगे निर्झरणी नदी का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन ए। तालाब तो आपका नॉर्मल तालाब का है। तालाब के अन्य पर्यायवाची आपके सरोवर, ठीक है, पुष्कर, तड़ाग, ये कुछ अन्य इसके पर्यायवाची हैं। जो डी दिख रहा है ये भी आपका इसका ही पर्यायवाची है। नदी की अगर बात करें, नदी के पर्यायवाची मैं आपको कई सारे बता देता हूं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछता रहता है। जैसे एक है सरिता, इसके अलावा पयस्विनी, पयस्विनी अभी शायद किसी एग्जाम में भी आया था लोक सेवा आयोग के। तटिनी, लहरी, अपगा, अपगा शब्द भी अभी किसी ऑप्शन में आया था, अपगा इंपॉर्टेंट है। तरंगवती, निम्नगा, जयमाला, कल्लोलिनी, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा अलग है।
कल्लोलिनी, ये जो शब्द है ये नदी के लिए यूज किया जाता है। एक प्रवाहिनी शब्द है, शैलजा शब्द भी नदी के लिए यूज किया जाता है, और शैवालिन ये भी नदी के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो नदी के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं। होम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए काफी अच्छा शब्द है, थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना, ऑप्शन बी। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है, तो क्या होता है? प्रकाशन होता है, ऑप्शन ए। इस नश्वर संसार के भोग विलास का सामग्रियां भी क्षण भंगुर है, तो इसमें वह भाग हमें याद करना है जिसमें आपकी गलती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग है भोग विलास का, तो भोग विलास की सामग्रियां, ठीक है, भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है, इस वाले पार्ट में आपकी गलती है। त्याग का विलोम शब्द क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। त्याग का मतलब त्याग देना और ग्रहण मतलब इसका अपोजिट है, ऑप्शन ए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। धर्म के कामों में सहयोग करना चाहिए, तो धर्म के काम क्या होते हैं? मतलब धार्मिक कामों में सहयोग करना चाहिए। तो देख लेते हैं ऊपर, हाँ, ऑप्शन बी आपका सही होगा, धार्मिक। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो विषाद देखिए बहुत है, इसका उल्टा होता है ये हर्ष का, ठीक है, हर्ष का उल्टा होता है आपका विषाद, और विषाद जो है षटकोण वाला शाउस में आता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन अच्छे बनाए इन्होंने, छोटी ई की मात्रा आएगी, ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो ये हिंदी का सेक्शन पूरा हो गया। आप देखते हैं रीजनिंग के आंसर मैं आपको बता देता हूं। 31वें का आंसर है ऑप्शन सी, 32वें का आंसर है ऑप्शन सी, 33वें का आंसर है ऑप्शन ए, 34वें का आंसर है, आप प्रश्न देख लीजिए पहले आराम से। 34वें का आंसर है ऑप्शन ए, 35वें का आंसर है ऑप्शन बी 11, 36वें का आंसर है ऑप्शन ए, 37वें का आंसर है ऑप्शन बी। पॉज करके आप इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 38वां देखते हैं। 38वें का आंसर है ऑप्शन डी, 39वें का आंसर है ए, 40वें का आंसर है बी 458, 458, 41वें का आंसर है डी, 42वें का आंसर है ए, 43वें का आंसर है ऑप्शन बी, 44वें का आंसर है ऑप्शन सी, और 45वें और अंतिम प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। अब आगे चलते हैं। सामान्य जानकारी में इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता? तो स्टैटिक कैपिटल के रूप में क्या नहीं माना जाता? तो देखिए जो ऑप्शन बी है मशीनें, मशीनें और जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं ये सब आपके स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माने जाते, ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से डैश में पाया जाता है, तो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, हिडन जो पॉवर्टी है वो कहां पर आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगी? ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगी, ऑप्शन सी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, ऑप्शन बी, ठीक है। बात करें अगर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाती है संविधान के अनुच्छेद 324 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इलेक्शन भी हुए हैं तो प्रश्न आपके बन सकते हैं। और क्योंकि इसकी देखिए संविधान में ही बात की गई तो ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका जिक्र किया गया है। बात करें देखिए 324 के अलावा दो अनुच्छेद और बहुत पूछता रहता है, एक 325 और 326, ये मैचिंग में आया था सीडीएस में एक बार। तो इसमें 325 324 तो क्या कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा भारत का जो इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा फ्री एंड फेयर मैनर में। 325 में यह बात की जाती है कि जाति, धर्म, लिंग इसके आधार पर किसी भी
जो नागरिक है उसको इलेक्टोरल रोल जो आपका बनता है उसमें इंक्लूड करने से आप नहीं रोकोगे, यानी लिंग जाति धर्म के आधार पर इलेक्टोरल रोल जब प्रिपेयर किए जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। 326 में यह कहा जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग है वो अनुच्छेद 326 में आपको दिखाई देगा, यानी 18 साल से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार भारत में होगा। तो ये 3 अनुच्छेद याद रखिएगा। बात करें 324 या इलेक्शन कमीशन की, तो कौन कौन से इलेक्शन ये कराता है, तो ये लोकसभा के यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इसके द्वारा कराए जाते हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। जो लोकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं उसका इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। 73वें जो संविधान संशोधन हम लाए हैं उसमें एक अनुच्छेद है 243 के, ठीक है, इसी में आपकी बात की जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की या राज्य निर्वाचन आयोग की। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन ये कराते हैं। अब देखते हैं, देखिए इससे जो प्रश्न बनते हैं, पहले तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, अगर आपसे पूछे पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी तो वी रामा देवी, ठीक है, वी रामा देवी जी थी। टेम्परेरी टाइम के लिए इन्होंने पोजीशन होल्ड की थी 1990 में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये 1990 में बनी थी। 2021 पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था स्टेटमेंट के ग्रुप में। तो पहली अगर हम बोले कि महिला इस पोस्ट को होल्ड करने वाली कौन है तो वी रामा देवी जी। इसके अलावा जो और प्रश्न इससे बनते हैं, एक बार पूछा था कि दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी ये किससे संबंधित है, तो ये चुनाव सुधार या इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। इसके अलावा अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन करना होता है या उसको अमान्य करार देना होता है तो प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेता है, तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेने के पश्चात उनको डिस्क्वालीफाई करता है। एक ये फैक्ट इससे इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादातर प्रश्न इससे अभी तक पूछे गए। इसके अलावा बात करें, देखिए शुरू में जब ये इलेक्शन कमीशन बना था, मैं आपको बताता हूं 1950 से लेकर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था, यानी इसमें केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। 1989 में जब राजीव गांधी सर की गवर्नमेंट थी तो 61वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें जो वयस्क मताधिकार है उसकी उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए हुआ क्या, जब आपने एज घटाई तो ज्यादा लोग मतलब वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए, तो इसीलिए जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने थे या हमें जो चुनाव की सूची बनानी थी उसका काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तब इसमें 2 नए पद क्रिएट किए गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इस काम को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर 1990 में फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। बाद में 1993 में इसको फिर से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर की बॉडी बनाया गया, और 1993 से लेकर आज तक ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था इस तरीके से कि इलेक्शन कमीशन कब से मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई है, तो कब बनाई गई थी 1989 में या 1989 में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक फैक्ट हो गया। वर्तमान में अगर बात करें तो कौन है, राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है, ज्ञानेश कुमार सर हैं और सुखबीर सिंह संधू सर हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसके अलावा ज्यादा कुछ इसके और पूछेगा नहीं। अगर रिटायरमेंट की एज बात करें तो 6 साल के लिए अपना पद ग्रहण करते हैं या 65 साल के लिए, या 6 और 65 साल मतलब जो भी पहले आपका हो जाए। अगर 6 साल पहले हो गए तो रिटायर आप हो जाएंगे, अगर 65 साल हो गए तो सुपर एनुएशन हो ही जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलवाता है, तो कौन दिलवाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो इसको दिलवाते हैं। अगर वो नहीं होते तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो इनको ओथ दिलवाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न अगर बनते हैं, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन है, पहला तो यही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बात करें अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 52 के तहत ये कहा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, उसका जो प्रोसेस है वो किसमें बताया गया है, या प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कोलाज बनता है वो किसमें बनता है, वो अनुच्छेद 54 के तहत बनता है। किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा वो अनुच्छेद 55 में है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है वो पूछता है कि प्रेसिडेंट पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है, तो महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। प्रेसिडेंट की जो अध्यादेश की शक्तियां होती हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 123 के तहत प्रेसिडेंट अध्यादेश वगैरह पारित कर सकता है। जो राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स होती हैं यानी माफ करने की शक्तियां होती हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो ये है आपकी अनुच्छेद 72 के तहत। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछता
रहता है कि जो माफी की शक्तियां हैं या पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट की, वो किस में है, वो अनुच्छेद 72 के तहत है। और अगर आपसे पूछे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, देखिए प्रेसिडेंट। जितने भी भारत में एग्जीक्यूटिव कार्य किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किए जाते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का हेड कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसको याद रखिएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट, सॉरी हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुछ संबंधित आर्टिकल हैं जो पूछता रहता है राष्ट्रपति से। एक बार देखिए ये प्रश्न और पूछा गया था, इसको मैं बता नहीं पाया उस समय, कि जब दोनों सदन किसी बिल को पास कर देते हैं और जब वो राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपनी अनुमति देता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत। ये प्रश्न आपका आया हुआ है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है कौन कंडक्ट कराता है, हमने ऊपर देख लिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कंडक्ट कराता है। अगर देखिए एक बार पूछ लिया था, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद अगर खाली हो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। और ये बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 70 के तहत ये की जाती है। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 के तहत वो बुलाई जाती है। उसको बुलाता कौन है, उसको प्रेसिडेंट ही बुलाता है। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट भी पूछता रहता है। ज्वाइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कौन से देश से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सिटिंग केवल सामान्य बिल या ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं उसके केस में बुलाई जा सकती है। मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन के केस में ये हम नहीं बुला सकते, केवल सामान्य केस में बुला सकते हैं। अभी एपीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ज्वाइंट सिटिंग अभी तक कितनी बार बुलाई गई है। टोटल 3 बार अभी तक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई है। सबसे पहले आपका जो दहेज प्रथा थी या डोरी प्रोहिबिशन बिल था 1960 में, तब बुलाई गई थी। उसके बाद 1977 में बैंकिंग सर्विस कमीशन का एक बिल आया था, रिपील बिल, उसको बुलाई गई थी 1977 में। और उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। तो 3 बार आपकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी, 1960, 77 और 2002 में। सबसे पहले पूछ सकता है तो याद रखिएगा 1960 में बुलाई गई है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित था। तो देखिए मैंने आपको उस दिन मैप पूरा दिखाया था। जो हड़प्पा शहर है, हड़प्पा शहर आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो शहर है ये आपका इंडस या फिर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और चान्होदारो भी आपका सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, चान्होदारो एक तरफ है और मोहनजोदड़ो नदी के दूसरी तरफ है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं मैप, आपको ज्यादा बेहतर समझ में मैप से आएगा। वहीं पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता दूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये है पूरा हड़प्पा का लोकेशन, ये है हड़प्पा। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं रावी नदी, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी सबको पता है आपकी इंडस या सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो यहां पर आप देखेंगे इंडस रिवर ये फ्लो हो रही है, ये है आपका मोहनजोदाड़ो। और यहां पर इसके साउथ में मैंने आपसे कहा था दूसरी तरफ है चान्होदारो, जो इसके लगभग 130 किलोमीटर साउथ में पड़ता है या दक्षिण में पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। हड़प्पा की जो खोज है वो सबसे पहले की गई है या हड़प्पन सिविलाइजेशन में 1921 में। किसने की है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने। उसके बाद आपका 1922 में नेक्स्ट ईयर खोज की गई है मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो की खोज की है आर.डी. बैनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम क्या है, माउंड ऑफ द डेड या मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार आपको यहीं से मिला है। बात करें चान्होदारो, चान्होदारो की खोज किसने की है, चान्होदारो की खोज की है एन.जी. मजूमदार। ठीक है, जो आपसे प्रश्न में चान्होदारो भी दिया हुआ था। चान्होदारो क्यों फेमस था, ये मणका बनाने का कारखाना या बीड मेकिंग फैक्ट्री आपकी चान्होदारो में ही उपस्थित थी। यहां से हमें बहुत सारे उसके साक्ष्य मिले हैं। बात करें अगर लोथल की, लोथल आपका यहां पर आपको दिख रहा होगा, यह है लोथल। लोथल की खोज की है एस.आर. राव सर ने। लोथल में सबसे फेमस बिल्डिंग क्या है आपका, डॉकयार्ड या गोदी बाड़ा। ठीक है, एक बार पूछ लिया था लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा। ठीक है, भोगवा रिवर के किनारे स्थित है। गुजरात में ये साइट पड़ती है। गुजरात में इसके अलावा एक और बहुत फेमस साइट है धौलावीरा, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। धौलावीरा से हमें, मैंने पहले भी बताया था, वाटर कंजर्वेशन या फिर क्या कहा जाता है, जल संरक्षण के साक्ष्य हमें धौलावीरा से देखने के लिए मिलते हैं। आपको पता होगा ज्यादातर सारे ही हड़प्पा के जो शहर हैं वो 2 भागों में बटे हुए थे, लोअर सिटी और हायर टाउन यानी सिटाडेल। लेकिन धौलावीरा उसका एक्सेप्शन है। धौलावीरा जो शहर था वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि हड़प्पा का कौन सा शहर 3 भागों में बटा हुआ था, वो धौलावीरा ही है। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट्स हड़प्पा सभ्यता से आपके हो गए।
आगे चलते हैं। सारी साइट्स देखिए, चारों मैंने आपको कवर करा दी है। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने ऑंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो कौन से ऑंग्ल मैसूर, देखिए टोटल 3 आपके एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए हैं। मैं तीनों का टाइम बता देता हूं आपको। पहला हुआ था, माफ कीजिए मैंने शायद 3 बोल दिया, 4, टोटल 4 एंग्लो मराठा युद्ध हुए हैं। पहला हुआ था 1767 से 1769 तक। ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ था, इसमें मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, इसके बाद हुआ था आपका 1780 से लेकर 1784 तक। इसमें आपकी हुई थी मंगलौर की संधि। ठीक है, मंगलौर की, क्योंकि ये पूछता रहता है, देखिए हर युद्ध के बाद एक संधि होती थी जिससे फिर युद्ध विराम हो जाता था। फिर तीसरा युद्ध होता है आपका 1789 से 1792 तक। इसमें आपकी होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। और फिर आपका 1799 में चौथा युद्ध होता है जिसमें आपका टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो आपके चारों युद्ध मैंने बता दिए। पर अब देखते हैं प्रश्न। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने ऑंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो तीसरे में 1790 से 92 वाला श्रीरंगपट्टनम वाली जो संधि थी, इसमें बहुत सारा देखिए जो पोर्ट वगैरह थे वो भी चले गए थे टीपू सुल्तान के हाथ से। तो ये काफी बड़ी इनके लिए हार थी। और जो टीपू सुल्तान थे वही इनके ब्रिटिश जो लोग थे उनके सामने काफी बड़ा टिक कर खड़े रहे काफी समय तक, और काफी ज्यादा उनकी नाक में इन्होंने दम करके रखा हुआ था। लेकिन अंततः अंग्रेज बहुत मॉडर्न वेपनरी लेकर आए थे, तो अंत में इनकी हार हो जाती है। तो ये संधियां भी याद रखिएगा, चारों युद्ध याद रखिएगा। और देखिए अगर बहुत अच्छा प्रश्न बनाना होता है तो वो ये पूछ लेता है कि इस युद्ध के दौरान कौन सा गवर्नर जनरल भारत में उस समय रह रहा था। ये प्रश्न और अच्छा बन जाता है। तो देखिए जो तीसरा हमसे प्रश्न पूछा है, जब ये हार हुई थी इनकी 1786 से 1793 तक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और 1798 से 1805 तक था आपका लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, तो ये आप कुछ मैंने आपको बता दी, इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। तो इसमें से क्या निर्मित नहीं होता, बी आकार की घाटी, विसर्प, गड्ढा या हिमोड़। तो इसमें से नदी से देखिए आपका कौन सा नहीं होता, हिमोड़ बोला जाता है मोरेंस को। ठीक है, MORRAINES। मोरेंस जो है देखिए ये आपका ग्लेशियर, जो ग्लेशियर से है। ग्लेशियर जब देखिए पिघलता है, ग्लेशियर का रिट्रीट होता है, जब ग्लेशियर फ्लो होता है तो अपने साथ जो मिट्टी छोटे छोटे कण वो लेकर आ जाता है, उसको मोरेंस बोला जाता है। तो ये आपका ग्लेशियर से संबंधित है, नदी से संबंधित नहीं है। भारत में ताजे जल का या फ्रेश वाटर का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आपका ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है। तो आपका मुंह से या आपके माउथ से ही शुरू होता है, क्योंकि हमारे मुंह में कुछ एंजाइम्स रहते हैं जिसके मैं आपको नाम बता देता हूं। तो सबसे जो हमारे मुंह में लार होती है, देखिए पहला प्रश्न यही बनता है, जो हमारे मुंह में लार होती है वो डेली हमारा जो माउथ है या मुख है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक सेलाइवा या लार का प्रोडक्शन करता है। और लार के अंदर ही देखिए पहला बात, ये लार होती है एसिडिक यानी अम्लीय। और अम्लीय हमारा क्या होता है, जिसका पीएच मान आपका 7 से कम होता है, वो अम्लीय होता है। इसमें अंदर एक एंजाइम उपस्थित रहता है जिसका नाम है टाइलिन, लिखा इसको पिटाइलिन जाता है। ठीक है, टाइलिन, ये इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो कहीं ना कहीं आपका भोजन को पचाने में हेल्प करना शुरू करता है। फिर उसके बाद आपका जब भोजन नीचे मेन स्टमक में जाता है, पेट में आपको पता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, फिर ये आपका भोजन को डाइजेस्ट करना वहां पर शुरू करता है। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट्स आपके इससे हो गए। टाइलिन जरूर याद रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है कि सेलाइवा या लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों में कोशिका विभाजन की क्षमता रखता है। कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। तो इसमें से अगर आप देखेंगे 55 में से जेलीफिश, सॉरी माफ कीजिए, पैरेन्काइमा, स्केलेरेन्काइमा, जाइलम और शीर्ष विभाजक। तो इसमें से जो शीर्ष विभाजक होता है ये आपका सेल डिवीजन की क्षमता रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली या रियल फिश है। तो इसमें से देखिए जो डॉग फिश है ये आपकी एक रियल फिश की कैटेगरी में आती है। अगला, जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना किसका उदाहरण है। तो देखिए ये जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम आपका कौन सा नियम होता है, जो न्यूटन का आपका प्रथम नियम है उसको बोला जाता है। इसमें यह कहा जाता है यदि कोई वस्तु आपकी या कोई भी व्हीकल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और यदि रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जड़त्व का नियम भी इसको बोला जाता है। इसी के कारण हम ये झटका महसूस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जल के सतह पर एक गतिशील मोटर
बोट द्वारा उत्पन्न तरंग का एक उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगों में से ये पूछा है इसने। तो उत्पादित जल तरंगे देखिए दोनों तरीके की होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती हैं और आपका यहां पर आड़ी तरंगे इसमें लिखा है, आड़ी तरंगे भी इसमें होती हैं। तो दोनों तरीके की तरंगे आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े में बदला जाता है? तो आपको पता है कैप्स लॉक, ऑप्शन सी। परमाणु, मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, एक मिनट इसको। परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपको पता है ईंट पर नाच यानी रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई थी। रदरफोर्ड ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, सोने की पत्ती पर बमबारी की थी, तब उस समय उन्हें इसका पता लगा था। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही होगा। जे थॉमसन ने किसकी खोज की है? आपकी इलेक्ट्रॉन्स की खोज की है। चैडविक ने किसकी की है? न्यूट्रॉन्स की। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़ों में रखा पानी डैश प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया इसमें होती है? इसमें आपका देखिए जो घड़ा बनता है मिट्टी से आपका बनता है। मिट्टी में छोटे छोटे बहुत माइक्रो छिद्र होते हैं या पोर्स होते हैं। तो इन्हीं पोर्स के माध्यम से जो जल है वो वाष्पीकृत होता रहता है और जब अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को वो छोड़ता है तो वहां पर पानी आपका ठंडा होने लगता है। तो एक तरह से यहां पर अगर देखेंगे, अब हिंदी में थोड़ा सा मुझे इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इवेपोरेशन के कारण ये होता है। तो वाष्प आपका भाप तो स्टीम हो गया, वाष्पोत्सर्जन मुझे लगता है ज्यादा इसका बेहतर आंसर होगा। इवेपोरेशन इंग्लिश में मुझे पता, हिंदी में थोड़ा सा इसका टर्म मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? तो इसमें से मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा नहीं है? तो अगर आप देखेंगे तो देखिए वैसे तो अगर आप देखा जाए चिड़ियाघर वगैरह सब मानव निर्मित सभी बनते हैं। झील भी आप अगर डैम बनाते हैं तो डैम के पीछे लेक बन जाती है। तो इसमें सारे ही आपके लगभग लगभग मानव निर्मित पर्यावरण की कैटेगरी में आते हैं। स्विमिंग पूल हम बना सकते हैं, बाग भी आप एक अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं सिटी में कहीं भी। तो सारे ही लगभग ये एक मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो ये 2000 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों ने किसने उत्प्लावन के नियमों की खोज की थी? आपका जो तैरने के नियम है या फ्लोटिंग के सिद्धांत है वो आर्किमिडीज के द्वारा खोजे गए थे। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? यदि कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ आभासी कमी आ जाती है। तो यह आभासी कमी कितनी होती है? यह आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये इसका एक उत्प्लावन का सिद्धांत था आर्किमिडीज का। आगे चलते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट कौन है? तो एक ही फेमस इस समय जिम्नास्ट है इंडिया में, दीपा कर्माकर जी। बाकी पीटी उषा एथलेटिक्स में थी, गीता फोगाट रेसलिंग में है और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में थी। ठीक है, भारत्तोलन में। अब बात करते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों की। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये सिंपल सा प्रश्न, उस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग, ऑप्शन ए। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। डबल मत लगाइएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग ये कहलाती है, ऑप्शन डी, मल्टी प्रोसेसिंग। छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है? तो कौन सा संस्करण नहीं है? विंडोज, अगर आप यहां पर देखेंगे एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 9, विंडोज 10। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 9 का कोई भी वेरिएंट नहीं निकाला था या कोई वर्जन नहीं निकाला था, ऑप्शन ए। विंडोज फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? फोल्डर में अन्य फोल्डर और फाइल हो सकती हैं, ठीक है। फाइल के नाम में अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फाइल के नाम में संख्यात्मक वर्ण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, देखिए ऐसा नहीं है, ये तो हो सकते हैं। तो आपका यही स्टेटमेंट गलत है। फोल्डर में आपके पॉइंट डॉक और पीडीएफ, आपका पीडीएफ भी और जो एमएस वर्ड की फाइल है दोनों हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कौन सा है? विंडोज सीई जो है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए सीई जो है इसमें इसका हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, तो सीई देखिए आगे पीछे लिखा रहता है, फुल फॉर्म इसकी होती है विंडोज एम्बेडेड कॉम्पैक्ट।
ठीक है, तो एम्बेडेड कॉम्पैक्ट सीई लेकिन लिखा जाता है उल्टा, इसको लिखा जाता है, फुल फॉर्म इसकी होती है विंडोज एम्बेडेड कॉम्पैक्ट पोस्ट वर्जन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विंडोज 8 ओएस के बाद क्या आया था, तो देखिए विंडोज 8 ओएस के बाद रिलीज किया गया था विंडोज 10। 9 वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज नहीं किया था। विंडोज एक्सप्लोरर यूजर इंटरफेस को डैश भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस का प्रयोग किया था? मैकिन्टॉश ने। मैकिन्टॉश आपका एप्पल का, ठीक है, कंप्यूटर था। यदि आप फ्लोचार्ट में एकाधिक मान का उपयोग लेना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, तो इसमें हम पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का उपयोग करेंगे। कौन सा चिन्ह फ्लोचार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है, तो आपका जो ओवल होता है इस तरीके का, ठीक है, यहां पर स्टार्ट लिखा रहता है और एंड लास्ट में आपका फ्लोचार्ट बन जाता है पूरा, तो एंड इस तरीके से ओवल शेप में लिखा जाता है, तो अंडाकार। गलती एरर एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो इसको लॉजिकल एरर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक एल्गोरिदम जो है बेसिकली आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन का ही एक पूरा ऑर्डर होता है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी है, तो इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा? HLP, हाई लेवल प्रोसेसिंग लैंग्वेज जो होती है, तो उच्च स्तरीय भाषा बिट्स की भाषा में लिखी या धारा में लिखी जाती है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो आपका फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन किसका शॉर्ट फॉर्म है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 915 शहरी निकाय हैं, 75 जिले हैं और हमारे यहाँ 18 डिवीजन या मंडल। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है, तो सबसे कम साक्षरता है श्रावस्ती में। मैक्सिमम कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में। महिला साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहां पर है? कानपुर में। और सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है? श्रावस्ती में ही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मिलियन शहर नहीं है? मिलियन मतलब जिसकी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख हो। तो देखिए टोटल अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें, 7 हमारे यहां मिलियन सिटीज हैं। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। तो इसमें से देखिए जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद आपका मिलियन सिटी नहीं है। मुरादाबाद की जो पॉपुलेशन थी वो थी 8,90,000 के आसपास, यानी 8.90 लाख। तो 10 लाख इसकी पॉपुलेशन नहीं थी। मुरादाबाद को किस और नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी, क्योंकि यहां पर पीतल हैंडीक्राफ्ट्स का काम बहुत होता है। कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। और रामगंगा गंगा की एक सहायक नदी है जो कन्नौज में गंगा से जाकर मिल जाती है, और गंगा के बाएं हाथ की या लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा डैम है वो रामगंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है, बिजनौर में। आगे चलते हैं। कल्प योजना का संबंध किससे है? तो कल्प योजना आपका प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो रेलवे पुलिस है इसमें टोटल आपके 6 अनुभाग हैं। कौन कौन से? मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर उपस्थित है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसका एक इंस्टीट्यूट है और ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1962 में की गई थी। अब इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ और संस्थान बता देता हूं जो कृषि से ही संबंधित है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद, ये कहां पर है? ये शाहजहांपुर में स्थित है। इसके अलावा पान के प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र या पान का जो प्रयोग है उसका प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है, क्योंकि महोबा का पान बहुत फेमस है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च है वो कानपुर में स्थित है। इसके अलावा एक और पूछ लेता है, वेजिटेबल रिसर्च जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो बनारस में स्थित है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट संस्थान है जो पूछता रहता है। उत्तर प्रदेश में
कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को जो थारू जनजाति है शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो पूरी तराई बेल्ट है वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। मैंने कल पूरा आपको मैप दिखाकर समझाया था कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी जनजाति हमें मिलती है। सहरिया जनजाति आपको कहां पर मिलेगी? ललितपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता रहता है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपति सहाय जी का असली फिराक गोरखपुरी का असली नाम था रघुपति सहाय। अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद जी का, क्या था? धनपत राय। धनपत राय। आगे चलते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र आपका प्रयागराज में अवस्थित। इखलास खान का रोजाया मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? कमर्शियल क्रॉप कौन सी है? देखिए, वाणिज्यिक क्रॉप वो होती हैं जो आप स्वयं के लिए ना उगाकर मार्केट के लिए उगाते हो, यानी जो सीधे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश की है गन्ना। मेन शुगर मिल्स वगैरह में चीनी बनाने के लिए और गन्ने से गुड़ वगैरह भी बनता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर आप प्रमुख रबी फसलों की बात करेंगे, रबी फसलें पहली बात होती कौन सी हैं? रबी फसलें होती हैं जो आप विंटर्स में, यानी जब आपका अक्टूबर नवंबर वाला सेशन आता है, जब आपका सर्दियां शुरू हो रही होती हैं, उस समय इनकी बुआई की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी है? वीट या गेहूं। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ बता देता हूं तो गेहूं, जौ, मटर, चना, अलसी है, सरसों है, धनिया है। ये जो क्रॉप्स हैं सारी आपकी रबी की फसलों में आती हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट गेहूं से संबंधित करंट अफेयर्स है। एक गेहूं की प्रजाति है काठिया गेहूं। देखिए, काठिया गेहूं आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, तो ये अभी चर्चा में बना हुआ था। तो आपसे पूछे काठिया गेहूं उत्तर प्रदेश के कहां पर होता है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में होता है। और गेहूं से एक संबंधित फैक्ट और है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल का कौन है? चावल का है वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश की रैंक चावल में सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती? तो उत्तर प्रदेश में कपास, कॉटन, ये नहीं उगाया जाता। कपास आपका काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी में होती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात वाली बेल्ट है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो हमें दक्कन के पठार में काली मिट्टी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? मुरादाबाद पीतल का काम ठीक है। प्रतापगढ़ कालीन गलत है। कालीन आपका कहां पर होते हैं? भदोही। प्रतापगढ़ में क्या है आपका? आंवला। बरेली फर्नीचर ठीक है। सहारनपुर कागज, ये बिल्कुल ठीक है। सहारनपुर में बहुत सारी आपको पेपर मिल्स भी देखने के लिए मिलेंगी। और सहारनपुर एक वजह से और फेमस है, वुड कार्विंग। इसको याद रखिएगा, ये भी एक बार मैचिंग में पूछ चुका है। लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी के लिए भी सहारनपुर फेमस है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांच का सामान या चूड़ियों का निर्माण बहुत ज्यादा होता है। फिरोजाबाद की बात करें, इसकी स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने इस सिटी को या इस सिटी की स्थापना की थी। बात करें आगरा की, आगरा में आपका क्या है इंपॉर्टेंट? लेदर वगैरह के जो टेक्सटाइल बनते हैं वो आगरा वगैरह में काफी ज्यादा फेमस है। आगरे का पेठा भी बहुत फेमस है। कन्नौज आपका इत्र के लिए या परफ्यूम्स वगैरह के लिए फेमस है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा सुदृढ़ है। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? मैंने आपको बता दिया, मुरादाबाद। मुजफ्फरनगर में क्या हमारा इंपॉर्टेंट है? गुड़। और मुजफ्फरनगर में कुछ कुछ आपको पेपर वगैरह का काम भी देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सेरामिक सिटी कहा जाता है? तो किस शहर को सेरामिक सिटी कहा जाता है? खुर्जा को आपका सेरामिक सिटी कहा जाता है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन वगैरह काफी अच्छे बनते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? तो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई लगभग 302.2 किलोमीटर है। और कहां से होकर गुजरता है? देखिए, ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर और उन्नाव, यहां से होकर ये लखनऊ में समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए 1780-81 में। उस समय भारत में जो गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस समय जो बनारस के राजा थे, राजा चैत सिंह, उनसे वॉर इंडेमिनिटी या वॉर का कर मांगा, युद्ध का कर मांगा कि आप हमें 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में दीजिए। लेकिन इसके लिए महाराजा चैत सिंह ने मना कर दिया था और इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसके बाद सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया, लेकिन
वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था और उनके जो भतीजे थे महीप नारायण, नाम याद रखिएगा, महीप नारायण, महीप नारायण को राजा बना दिया था और महीप नारायण ने 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा वॉरेन हेस्टिंग्स से कर दिया था। तो इसको देखिए लेकर, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स की काफी किरकिरी हुई थी और वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में, और वो इसी कारण से चलाया गया था क्योंकि चैत सिंह के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे। तो राजा चैत सिंह इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स से, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जिक्र आया है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित मैं कुछ फैक्ट्स आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि गवर्नर जनरल से संबंधित फैक्ट्स वगैरह आपको पता है, पूछता रहता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का जो भारत में कार्यकाल रहा है वो रहा है 1773 से लेकर 1785 तक। और आपको पता है 1784 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के टाइम में आया था। इसके अलावा जो पहली मराठा लड़ाई हुई थी, आंग्ल मराठा वॉर, वो हुई थी 1775 से 82 तक, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। जो द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, मैंने आपको ऊपर बताया था 1780 से 1784, जिसमें आपकी मंगलौर की संधि हुई थी। ठीक है, देखिए संधि की मैं ट्रिक आपको एक बता देता हूं। मद्रास मांगा श्रीरंगपट्टनम में, मद्रास मतलब पहली जो युद्ध हुआ उसमें मद्रास की संधि हुई, मांगा मतलब मंगलौर, तो द्वितीय जो युद्ध हुआ उसमें मंगलौर की संधि हुई, और श्रीरंगपट्टनम मतलब तीसरा जो युद्ध हुआ उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। तो मद्रास मांगा श्रीरंगपट्टनम में, साल आप याद कर लीजिएगा। पहला युद्ध 1767 से 1769 मद्रास की संधि, दूसरा 1780 से 1784 मंगलौर की संधि, तीसरा 1789 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथा 1799 में उसमें टीपू सुल्तान जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग का एक दो फैक्ट और बता देता हूं। हाँ, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी और ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ संबंधित फैक्ट्स वॉरेन हेस्टिंग्स से हमारे हो गए जो पूछता रहता है। तो यही हमारे आज का सारा सेशन था। आई होप आपको सेशन यूजफुल लगा होगा और इंपॉर्टेंट लगा होगा। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।